Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry lecture. और कल के लेक्चर में हमने आपको न्यूमेरिकल सभी करवा रहे थे, तो पॉली स्केल, मुल्कन्स स्केल, उसका मोस्ले का इक्वेशन 3 करवाया था। उसके बाद हम डेल्टा एच के बारे में बता रहे थे। तो डेल्टा एच एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। अगर सिस्टम से हीट रिलीज होगा, सिस्टम मतलब ये बॉडी बोले तो इसमें रिएक्शन हो रहा है। अगर इससे हीट रिलीज हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ये एक्सोथर्मिक है। अगर कोई रिएक्शन हुआ या कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ जिससे कि हीट रिलीज हुआ, तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है। अगर बाय द वे कोई प्रोसेस होने में उसने हीट एब्जॉर्ब किया, हीट अगर एब्जॉर्ब करता है तो हम उसको बोलते हैं वो एंडोथर्मिक है, और इसमें डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो हीट एब्जॉर्ब में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है और हीट रिलीज में एक्सोथर्मिक का वैल्यू निगेटिव होता है। लेकिन ये दो चीजें हमें जानना एक न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए काफी नहीं है। अब ध्यान देना क्या क्या चीजें हो रहा है। कल हम न्यूमेरिकल्स जो दिया था मैंने आपको, उसी न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था कि मान लो यही कंटेनर है, इस कंटेनर में लिथियम प्लस बना और बनने में आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। 5 कंसेप्ट समझना, न्यूमेरिकल्स नहीं समझा रहा हूं। 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा। इसी कंटेनर के अंदर क्लोरीन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो आपको दे रखा है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल मिला के ये बोला है इसने कि ये दोनों काम हुआ है। अब कैलकुलेट डेल्टा एच। तो डेल्टा एच के जो रियल मीनिंग हम तुम्हें बता रहे हैं, डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी, इसको बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी। इसको हम बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स का वर्ड है डेल्टा एच, लेकिन यहां हम समझेंगे चेंज इन इंथैल्पी यानी चेंज इन हीट ड्यूरिंग रिएक्शन या ड्यूरिंग प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि पहला उसने काम ये किया कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरा ये काम किया कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इस दौरान जब दोनों काम किया तो कुल मिलाकर सिस्टम को हीट रिलीज हुआ या सिस्टम को हीट हमें देना पड़ा। कैलकुलेशन रिजल्टेंट हीट क्या आया, रिजल्टेंट हीट जो आएगा उसी को हम बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी। यानी अगर हमने 200 रुपये उधार लिया और 100 रुपये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे पास अब बचा कितना है, 100 रुपये बचा है। तो हमने अगर किसी से उधार लिया तो हम एंडोथर्मिक है, अगर हमने दिया तो हम एक्सोथर्मिक है। दोनों में अगर हम दोनों के कैलकुलेशन कर दे, रिजल्टेंट कर दे, तो हमारे पास 100 रुपये बचा है। मान लो 200 जूल इसने एब्जॉर्ब किया और 100 जूल रिलीज कर दिया, तो कितना बचा हुआ है, जो रिजल्टेंट है वही डेल्टा एच है। यानी रिजल्टेंट हीट इज कॉल्ड डेल्टा एच, चेंज इन इंथैल्पी। यानी एक लाइन में अगर जानना है तो रिजल्टेंट हीट इज नोन एज चेंज इन इंथैल्पी। यानी वो काम करने में उसको कितना हीट लगा होगा। तो ये हमने मीनिंग समझ में आ गया, ये हमारा मीनिंग समझ में आ गया, डेल्टा एच का मीनिंग समझ में आ गया। जब न्यूमेरिकल्स के लिए करेंगे तो डेल्टा एच क्या होगा। अभी भी न्यूमेरिकल्स बनाने के इतना भी नहीं बनेगा, देखो ध्यान से। अब न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए तुम गलती कहां करोगे। मान लो हमने 200 रुपये उधार लिया और हमने
100 रुपया दे दिया, तो तुम क्या किए, तुम किए 200 रुपये उधार किए तो प्लस लिखे थे, और जब हमने दिया तो क्या किए थे, माइनस किए थे, तब बचा हमारे पास कितना, 100 रुपया। लेकिन तुम क्या प्लस माइनस पे ध्यान दिए थे क्या, हमने दिए तो तुमने माइनस कर दिया, हमने लिया तो प्लस किए। लेकिन यहां पर जब लेगा और देगा तो दोनों जगह जो है वो प्लस ही लिखा है, दोनों जगह क्या लिखा है, प्लस, और लिखेगा भी प्लस। लेकिन हमने अगर केवल दिया, केवल ये बोला कि मैंने दिया, तो तुम देते ही माइनस कर दिए, हमने थोड़े ना बोला था कि तुम माइनस करो। लेकिन तुम समझ गए कि हमने दिया है, लिया है तो तुमने प्लस किए थे, दिया है तो माइनस किए थे। तो सेम टू सेम इसने अगर लिया है तो प्लस लिखोगे और दिया है तो माइनस, यानी यहां रिलीज होगा। तो हमें इस चीज को जानना पड़ेगा कि ये एक्सोथर्मिक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम डेल्टा एच निकालोगे तो इसने ये काम करने के लिए आयोनेशन एनर्जी यानी एनर्जी लिया है, और ये काम करने के लिए इसने एनर्जी क्या किया है, रिलीज किया है। हमें जानना पड़ेगा कि ये एंडो है और ये एक्सो है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 5.4, लेकिन तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐड मत कर देना, क्योंकि ये वैल्यू जो है रिलीज वाला है, तो यहां साइन के साथ ऐड करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक को साइन के साथ ऐड करना है। तो जब तुम न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो साइन के साथ ऐड करोगे। अब बोलोगे सर साइन तो दिया नहीं है, दोनों तो प्लस लिखा था। हाँ, तुम्हें जानना पड़ेगा कि वो रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है। तो इस टॉपिक में अभी तो हम बहुत सारे रिएक्शन है जो जानने के लिए बाकी है। कंबसन एक्सोथर्मिक होता है, फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है, कोई चीज जलाते हैं तो उसका एक्सो, तो वो सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से लेना देना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक्सो होगा, एंडो होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडो होगा। दोनों को हम साइन के साथ ऐड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का कि यहां पर जो हम ऐड करेंगे वो साइन के साथ ऐड करेंगे। क्वेश्चन में साइन के साथ नहीं देगा, क्वेश्चन में केवल प्लस दिया रहेगा। तो यहां पर डेल्टा एच का मतलब ये इसने किसी दूसरे से उधार लिया था और ये किसी दूसरे को डोनेट कर दिया था। तो उधार लेते समय प्लस और डोनेट करते समय माइनस। तो ये उधार लेते समय जो तुमने अपने आप माइनस किए थे, तो यहां भी तुम्हें अपने आप माइनस करना पड़ेगा, और इस चीज को जान के रखना पड़ेगा कि ये एक्सोथर्मिक है तो हमें माइनस करना होगा। यही है डेल्टा एच। तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, इसको राइट डाउन करो पहले इसमें जो तो आयोनेशन एनर्जी, सॉरी आयोनेशन एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, यहां मैं लिख रहा हूं, आयोनेशन एनर्जी जो होगा वो एंडो होगा, यानी हीट देना पड़ेगा। और इसमें डेल्टा एच का वैल्यू तुम क्या लोगे, पॉजिटिव। जब यहां तुम फाइनल कंक्लूजन लिखोगे तो पॉजिटिव लिखोगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है एंडो एक्सो होता है, एंडो होता है। और डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव मोस्टली। अब ये नहीं बोलेंगे सर इसमें तो प्लस होता है, ऑक्सीजन में दूसरा गेन का प्लस होता है, ठीक है। अगर बॉन्ड तोड़ रहे हैं, मान लो इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है, तो बॉन्ड अगर डिसोसिएट हो रहा है, अगर हम बॉन्ड डिसोसिएट कर रहे हैं तो बॉन्ड को तोड़ते समय एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो ये एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब एंडो है। इसमें डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव। हालांकि यहाँ यूज नहीं है बट समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं। अगर बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, तो मान लो इसमें और इसमें बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसको बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो बॉन्ड फॉर्म होने का मतलब क्या हो, स्टेबिलिटी आना। स्टेबिलिटी आने का मतलब एनर्जी रिलीज करना। तो बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एक्सो होता है, और यहाँ डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव। बराबर है क्या, ठीक है। कोई चीज हम बर्न करते हैं, जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिए, हमने जला दिया हमने, तो इसको बोलते हैं कंबसन। तो कंबसन ऑलवेज क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ हीट निकलता ही निकलता है। तो डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव। अब कोई चीज बनता है, फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्म बोलो या कोई चीज बनता है, फॉर्मेशन, कोई चीज का हम फॉर्मेशन करते, ये भी एक्सो होता है। क्योंकि हीट नहीं निकालेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं अच्छे, और उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। प्रोडक्ट बनने का मतलब उसमें स्टेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी से हमें 2 ही मेन लेना देना था, ये आपका एनर्जी से मेन 2 लेना देना है, ठीक है। इसको
तो एक क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं पेज नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 4, बट दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, अगर यहां फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बात करें तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड है। ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये आयोडीन और आयोडीन के बीच में बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर हम इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो देखो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और ये ओवरलैप हो जाएगा, और ये फ्लोरीन ओवरलैपिंग हुआ है, तो ये अब यहाँ क्लोरीन जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसमें ओवरलैपिंग, कोवैलेंट में ओवरलैपिंग होता है, कोवैलेंट में ओवरलैपिंग होता है। तो ये इसमें ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन मत करना कि ये कहां से आ गया, ओवरलैपिंग क्या होता है, क्योंकि सब टर्म जो है मैं केमिकल बॉन्डिंग से उठा रहा हूं। ब्रोमीन का साइज थोड़ा और ज्यादा होता है, तो साइज के बारे में तो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़े ही। आयोडीन का साइज और थोड़ा बड़ा होता है, तो ये यहाँ पर। अब हम ये बात करेंगे कि जितना छोटा होता है उतना ही स्ट्रांग होता है। तो यानी हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2, ये होना चाहिए था कि सबसे छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगाएगा। हालांकि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन ये गलत है। और ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ये ऑलरेडी नीट के क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो आंसर है वो Cl2 है, सबसे ज्यादा तोड़ने में एनर्जी ये लगेगा। उसके बाद जो है Br2 है, उसके बाद F2 है, उसके बाद I2 है। यानी I2 जो पहला नंबर पे आना चाहिए था वो तीसरा नंबर पे आ गया। अब ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, मतलब बॉन्ड तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी। यानी इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। जो तुम पढ़ रहे थे वहां पे पॉली स्केल पे जो दिया जा रहा था, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, फिर इसको तोड़ने में लगेगा, फिर इसको तोड़ने में लगेगा, फिर इसको तोड़ने में लगेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ये कहां से आ गया, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। तो इस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन कुछ ये है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है क्वेश्चन कुछ ऐसा है, F2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और 2F माइनस बना, और Cl2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और 2Cl माइनस बना। कह रहा है कि विच प्रोसेस इज इजी, कौन प्रोसेस आसान है और क्यों है। तो देखो यहां से क्या हुआ है, F2 जो है ये F2 कुछ ऐसा है और Cl2 जो है कुछ ऐसा है। तो कहने का मतलब है इसको तोड़ेंगे तब ना ये जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जिस कंटेनर में होगा पहले तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंबाइंड स्टेट में, अभी तो इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई चेष्टा भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए हैं शेयरिंग करके। तो एक F2 जो है वो स्टेबल कंपाउंड है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या पड़ी हुई है, फ्लोरीन को तो गेन करने की पड़ी हुई है, लेकिन जो F2 है उसको गेन करने क्या पड़ा हुआ है, क्लोरीन को गेन करने का पड़ा हुआ है। लेकिन Cl2 तो स्टेबल है, तो हमें नेचर में मिलता है क्लोरीन गैस, तो वो तो स्टेबल है, उसको गेन करने क्या पड़ा हुआ है। लेकिन यहां बोला तुम गेन कराओ। अब यहां पर ध्यान देना, बात ऐसी है कि यहां पर ये गेन करने के पहले इनको तोड़ना पड़ेगा। अब ये गेन करने के पहले इनको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ दिया हमने, तो तोड़ने में एनर्जी देंगे, जो तोड़ने में एनर्जी जो देते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो ये अलग अलग 2 फ्लोरीन हमें मिल जाएगा और ये 2 क्लोरीन हमें मिल जाएगा। तो पहला जो एनर्जी तुमने दिए वो क्या किए, इसको ध्यान से सुनना, इसको हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। यानी हम इसको बोल दे रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी कि यहां से यहां पहुंचने के लिए पहले हमें तोड़ना पड़ेगा, यानी स्टेप नंबर 1 में तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बरोबर है क्या। तो पहला बार में इनको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दिए, ये हमें मिल गया। अब मुझे बताओ कि चलो इसको एनर्जी नंबर 1 मान लेते हैं और इसको भी एनर्जी नंबर 1 मान लेते हैं। ये फ्लोरीन के लिए है और ये क्लोरीन के लिए, कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, ये वैल्यू की ये वैल्यू, कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा। तो अभी अभी मैंने लिखा क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, और ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा है।
क्लोरीन का स्थान तीसरे नंबर पे, यानी बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी किसको ज्यादा देना पड़ेगा? क्लोरीन को बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, ये मैंने लिखा है। अब यहां से तोड़ने के लिए एक मान लो हम डेटा लिखते हैं, अगर यहां 100 जूल चाहिए तोड़ने के लिए, प्लस में चाहिए, तो इसको तोड़ने के लिए मान लेते हैं 10 जूल चाहिए, क्योंकि बहुत कम है। क्लोरीन का स्थान क्लोरीन के सामने तीसरे नंबर पे है, हम मान लेते हैं, हम तुम्हें डेटा मान के बताते हैं। तो इनको मैंने पहले तोड़ा, इनको भी तोड़ा, तो तोड़ने में हमें लग गया एनर्जी 10 जूल और इसमें भी लग गया 100 जूल, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा। ये कहां से समझ में आएगा? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन का ज्यादा होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग से हमें समझ में आता है। तो इस पार्ट को थोड़ा सा नेग्लेक्ट ही करके चलो तो बेटर होगा कि ये सर ये कैसे हमें समझ में आएगा कि इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस पे तुम अब स्टार लगा लो, क्योंकि इसको स्टार को हम बाद में चमकाएंगे, अभी ये चमक नहीं पाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि केमिकल बॉन्डिंग से हमने एक टॉपिक लिया है जिसमें कि हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देख रहे हैं, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है। यानी कि एक केमिकल बॉन्डिंग से हमने टॉपिक लिया है, और Cl2 फिर Br2 फिर F2 और फिर I2, ये हमने इनको एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इनको हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन। तो ये हमें केमिकल बॉन्डिंग में यही सब चीजें तो पढ़ाऊंगा तुम्हें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये चीजें वहां हम पढ़ेंगे। तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ 10 लिख दिया हूं और यहाँ 100 लिख दिया हूं। इसका समझ में आ गया ये क्या हुआ है? अब ध्यान देना, अब इसने पहले तोड़ दिया, अब क्या करेगा कि ये फ्लोरीन जो है, अब 2 फ्लोरीन आ गया, तो ये फ्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बन जाएगा F-। तो 2 फ्लोरीन है, एक और फ्लोरीन आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बन जाएगा? F-। अब गेन करने में एनर्जी रिलीज होता है, दोनों को तुम क्या कर दो? ऐड कर दो, तो 2F प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? 2F-। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है, ये रिलीज करता है। चलो, रिलीज करते समय कुछ डेटा हमने ले लिया, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दोनों में वैल्यू इक्वल आएगा, आएगा ना? चलो हम मान लेते हैं दोनों में, चलो यहाँ 10 माने ना, चलो हम मान लेते हैं कि इसमें -5 जूल और -5 जूल रिलीज हुआ है, जूल मानते हैं, -5 जूल और मान लेते हैं, मानने में क्या है, बरोबर है क्या? हम समझने के लिए हमने मान लिया है, तो ये हमारा काम हुआ। तो माइनस माइनस मत मानो, 10 हो जाए, इसको हम कर देते हैं 20। ये 20 जूल इसको तोड़ने में लगा है, और जब टूट गया है तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो पहले मैं क्या किया? इसको तोड़ा, पहले मैं इसको तोड़ा, तो तोड़ने में पहले हमने इसको क्या किया? तोड़ा। तोड़ने में एनर्जी जो देंगे वो हम हीट देंगे, और हमने मान लिया कि डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 20 जूल है, हमने मान लिया है। तोड़ने के बाद 2 फ्लोरीन हमें मिल गया है, अब 2 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और 2F- बन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं। अब यहां से क्या हुआ है? ये गेन करने में इतना एनर्जी रिलीज किया और इसने इतना एनर्जी रिलीज किया, हम मान लेते हैं। तो यहां से यहां जाने में इसने इतना एनर्जी रिलीज किया है, तो कुल मिला के कितना रिलीज किया है? -10 जूल। और इसको तोड़ने में, इनको तोड़ने में कितना एब्जॉर्ब किया है? तो 20 जूल, तो 20 जूल एब्जॉर्ब किया है। तो हमसे पूछा जाएगा कि यहां से यहां जाने में तुमने, यहां से यहां जाने में तुमने कितना हीट का लेन देन किया, मतलब पैसा का लेन देन कितना हुआ। तो हम बोलेंगे कि यहां से यहां आने में, स्टेप नंबर 1 में आने में, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 में आने में हमने सिस्टम को 20 जूल दिया, 20 जूल दिया, यानी ये क्या है? एंडोथर्मिक है। यानी एंडोथर्मिक में डेल्टा H का वैल्यू जो होता है वो प्लस में लिया जाता है, तो हम यहाँ +20 लेंगे। अब स्टेप नंबर 2 में यहां से यहां जाने में ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, और यहाँ डेल्टा H हमने -10 जूल मान लिया है। तो कुल मिला के एक बार 20 जूल दिए और दूसरा बार 10 जूल रिलीज हो गया। ये काम एक ही कंटेनर के अंदर हो रहा है।
तो हमने पहला बार में 20 जूल दिया था, दूसरा बार में दूसरे स्टेप में 10 जूल रिलीज हो गया था। तो कुल मिला के डेल्टा एच फाइनल कितना आ गया? तो 20 जूल दिए और 10 जूल निकल गया, तो फाइनल कितना आ गया? 20 जूल माइनस 10 जूल। कितना आ गया? 10 जूल लगा। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब ध्यान देना, ये हमने यहां से यहां का रास्ता तय किया और यहां से यहां से रास्ता का हमने एनर्जी चेक कर लिया। अब आते हैं क्लोरीन वाला पे, ठीक है। हालांकि यही सब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला था, उसने डाउट बोला तो इसी को डाउट को भी मैं क्लियर एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं। तो उसने डाउट भी बोला था तो मैं इसको क्लियरिफिकेशन ही दे दे रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां अब ध्यान देना, Cl2 ने क्या किया? अपना बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ के 2 क्लोरीन अपना। अब मुझे बताओ, यहां तोड़ने में 100 जूल लगा। अब ये क्या हुआ? 2 क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस और एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस में बन के चला गया। अब देखो यहां पर लूज जब गेन किया तो 5 जूल, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का या क्लोरीन का? तो तुम बोलोगे किसको बोलोगे? जल्दी बोलो, फ्लोरीन का या क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है? क्लोरीन का होता है ना? हाँ, ओमकार का भी है, तन्या का भी आया, ऋतुजा, क्लोरीन का होता है ना क्लोरीन का। अब क्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट क्लोरीन का होता है। तो यहां अगर इस महाशय ने 5 जूल रिलीज किया होगा तो यहां मान लेते 20 जूल रिलीज किया है, यहां 20 जूल रिलीज किया है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। अब दोनों को ऐड कर दो तो 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना? 2Cl, यही तो बना है ना। तो यहां से यहां जाने में पहले उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो चलो इसको अब लिखते हैं। तो पहले क्लोरीन और क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ा, तोड़ने में कितना जूल लगा? 100 जूल। तो यहाँ कितना लगा था? 20 जूल। तो अब तुम आंसर बोल सकते हो ना कि यहाँ 100 और यहाँ 20 क्यों? तो तुम आंसर बोलना कि यहाँ बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। यहाँ 20 जूल तो यहाँ 100 जूल। चलो तोड़ दिए, क्या मिला? 2Cl। 2Cl से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना? 2Cl माइनस। अब यहाँ 10 जूल रिलीज किया तो यहाँ माइनस 40 जूल रिलीज किया। सर ये क्यों? तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है। ये ऐड करना पड़ेगा ना दोनों को, क्योंकि दो क्लोरीन है। तो यहां पर ये वैल्यू ज्यादा रिलीज होगा और ये कम रिलीज होगा। तो तुम्हारे पास हर चीज का आंसर होना चाहिए, ये 1 स्टार से 1 स्टार का कंपेयर होना चाहिए कि यहाँ 20 जूल क्यों और यहाँ 100 जूल क्यों, यहाँ 10 जूल रिलीज क्यों और यहाँ 40 जूल रिलीज क्यों। मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखा हूं बट लेकिन समझने के लिए लिख रहा हूं। तो 1 स्टार से 1 स्टार को कंपेयर करोगे और सेकंड 2 स्टार को 2 स्टार से कंपेयर करोगे। ये क्लियर समझ में आ गया कि ये बॉन्ड तोड़ने में ये कम एनर्जी लगेगा और ये ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में ये बोलता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी ये पढ़े तो ये 10 जूल लगेगा, तो ये 40 जूल लगेगा। क्यों लगेगा? मतलब 40 जूल रिलीज होगा। ऐसा क्यों हुआ? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका ज्यादा होता है। ये चीजें हो गया। अब यहां से यहां सफर तय करना इतना आसान नहीं था, बरोबर है क्या? यहां से यहां इतना सफर तय करना आसान नहीं था। तो ये पहले तोड़ा है और तब गया है। अब फाइनल हमें डेल्टा एच निकालना है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? तो पहले उसने 100 जूल बोला कि हमें दो, तो हम बोले लो 100 जूल। तो उसमें हम डेल्टा एच क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। 100 जूल में क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। और फिर बोला कि हम इलेक्ट्रॉन गेन करने का हमें मन कर रहा है तो हम गेन करेंगे। तो ये गेन करने के बाद ये एनर्जी क्या कर लेगा? हम बोलेंगे रिलीज करेगा। तो यहाँ डेल्टा एच कितना आएगा? माइनस 40 जूल आएगा ना। तो हमने दिया 100 जूल और रिलीज किया 40 जूल, तो हमारा रिजल्टेंट कितना आया? तो रिजल्टेंट हमारा आ गया डेल्टा एच रिजल्टेंट। हालांकि रिजल्टेंट नहीं बोलते, मैं बोल दे रहा हूं। तो 100 जूल दिए और 40 जूल निकाल लिए। तो 100 जूल माइनस 40 जूल कितना आ गया? 60 जूल। यानी यहां से यहां जाने में 60 जूल लगा। इस महाशय का क्या हुआ? इसका हो गया 10 जूल। यानी ये 10 जूल आया और ये 60 जूल आया। तो यहां लगा लो तुम ट्रिपल स्टार और यहां भी लगा लो तुम ट्रिपल स्टार। तो तुम फर्स्ट स्टार से फर्स्ट स्टार का कंपेयर करो, सेकंड स्टार से सेकंड स्टार का कंपेयर करो और थर्ड स्टार से थर्ड स्टार का कंपेयर करो और अपने आप में आंसर करो कि ये ज्यादा क्यों है, ये कम क्यों है, ये ज्यादा रिलीज क्यों है,
एक ज्यादा रिलीज क्यों है, ये कम रिलीज क्यों है? ये फाइनल 10 जूल है और ये फाइनल 60 जूल है, यानी यहां से यहां सफर तय करने में प्लस 60 जूल लग रहा है और यहां से यहां सफर तय करने में 10 जूल लग रहा है। तो कौन आसान है, 10 जूल या 60 जूल? विच वन इज मोर इजी? कौन इजी है? यहां से यहां जाना आसान है, यहां से जाना आसान है? तो हम बोलेंगे ये आसान है क्योंकि इसमें 10 जूल लग रहा है, इसीलिए फ्लोरीन वाला जाना आसान हो जाता है। इसको राइट डाउन कीजिए, अगर आपके पास डाउट है तो बोलो। मैं तुम्हें एनर्जी के ही बेसिस पे एक बता रहा हूं, हालांकि 12 केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, लेकिन मैं तुम्हें यहां बता रहा हूं तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। Na सॉलिड स्टेट में होता है और Cl2 गैसियस फेज में होता है, दोनों रिएक्शन करता है और बन जाता है NaCl और ये सॉलिड होता है। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ हाफ Cl लगा देंगे। अब देखो इसका बनना, एक सॉलिड से पहले हम सोडियम गैस में लेके आते हैं। सोचोगे सॉलिड सोडियम को गैस में बदला जा सकता है क्या? हाँ, बदला जा सकता है। इसको बोलते हैं डेल्टा H वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलना सब्लिमेशन होता है और ये वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। ध्यान से थोड़ा समझना, इसको हम बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हैं। थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बता दे रहा हूं। बॉर्न, इसको सॉलिड को गैस में बदलना, तो मैं इधर लिख रहा हूं, एक सॉलिड को गैस में बदला जाता है तो हीट दिया जाता है, जैसे नाम सुनो कपूर या नेफ्थलीन बॉल, कपूर, तो उनको सॉलिड से गैस में बदला जाता है तो उसके लिए हीट चाहिए होता है और हीट जो होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब ये सॉलिड गैस बना दिए, अब गैस में से इसके आउटर सेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, Na से क्या बनाना है? Na प्लस। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब गैसियस स्टेट्स में से जब तुम आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है सोडियम से जो तुम इलेक्ट्रॉन निकालते हो वो सॉलिड स्टेट से नहीं निकालते हो, उसको गैस में लाना पड़ता है। बरोबर है क्या? उसको कहां लाना पड़ता है? गैसियस स्टेट में लाना पड़ता है। तो सॉलिड से इलेक्ट्रॉन मत निकालना, क्योंकि डिफिनेशन में भी पढ़ोगे तो गैसियस स्टेट लिखा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गैसियस स्टेट से ही निकाला जाता है। इस चीज को थोड़ा ख्याल रखना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा गैसियस स्टेट से ही निकाला जाता है। सोडियम सॉलिड है इसलिए गैस में बदला गया है। सर सोडियम को कैसे गैस में बदला जा सकता है? बदला जा सकता है, ठीक है। आयरन को जब वेपराइज किया जा सकता है तो सोडियम क्या चीज है? तो यहाँ पर सोडियम को हमने गैस में बदल दिया। अब ये भी वैल्यू जो है आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ता है, यानी पॉजिटिव होता है। मैं डेल्टा एच का वैल्यू स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अब Na प्लस हो गया। अब यहाँ थोड़ा समझना, इसको ब्लैक मार्कर से मैं लिख रहा हूं। अब ये Cl2 है, ठीक है। अब Cl और Cl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, में शॉर्ट में लिख दिया हूं। तो यहां पर इसको हम बोलेंगे, जब इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वहां हाफ है, यानी हम यहां पर डेल्टा H जो देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट हाफ लगा हुआ है। तो समझना बस, इसको तोड़ने के लिए हमने एनर्जी दिया, और हाफ क्यों किया मैं बाद में बता दूंगा। या ये सोच लो कि यहाँ पर हाफ लगा हुआ है इसलिए हाफ है, तो यहाँ हमें एक क्लोरीन मिल जाएगा, क्योंकि 1/2 और यहाँ Cl2 है, तो 1/2 इंटू क्या होता है? 2 होता है, तो क्या हो जाएगा? एक Cl हमें मिलेगा। ये होता है ना, जैसे मान लो तुम ऐसे लिखते हो C2 और यहाँ लिख दिए C, तो C कितना हो गया? C का वैल्यू 4 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जिससे बोल तो Al2 और यहाँ 2 लगा देते हो तो अल्युमिनियम कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। तो उसी तरह से 1/2 लगा दिए तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? क्लोरीन 1 हो जाएगा। अब इसको तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी हम, अब ये इसको गैस में बदलने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी गैस फेज में ही होता है। अब यहां से क्या होता है? ये जो एनर्जी होता है पॉजिटिव में होता है, यानी ये एंडो होगा, ये एंडो होगा, ये एंडो होगा। अब ये Cl से बनेगा Cl माइनस,
बराबर है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये वैल्यू निगेटिव होता है। अब क्या होगा, ये जो गैस है और ये गैस है ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब ये जब दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, यहां से ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये Na+ और Cl- दोनों आपस में मिलेंगे। जब दोनों आपस में मिलेंगे Na+ और Cl- तो एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानेंगे। जब ये बॉन्ड बनेगा तो जब ये दोनों परेशान थे क्योंकि अनस्टेबल है, क्योंकि चार्ज है, और जब बॉन्ड बनेगा तो ये Na और Cl का चार्ज खत्म हो जाएगा और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये बनेगा तो ये सॉलिड बन जाएगा, दोनों के बीच में चार्ज। अब यहां से एनर्जी क्या होता है, जैसे बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज होता है, तो यहां एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है। यहां एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। अब जब ये एनर्जी रिलीज होगा तो इसी एनर्जी को हम नाम देते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी समझ में आया मल्लू? यही पूछ रहे थे ना लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो जब एक गैसियस फेज का केटायन और गैसियस फेज का एनायन आपस में कंबाइंड होके एक बॉन्ड बनाते हैं, और जैसे ही बॉन्ड देखो, जब बॉन्ड बनता है तो चार्ज खत्म हो जाते हैं, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो चार्ज क्रिएट हो जाता है। बॉन्ड जब बनता है तो चार्ज खत्म हो जाते हैं, और बॉन्ड जब टूटता है तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दोनों में के बीच में बॉन्ड बना तो Na और Cl बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं ये फिर जिससे जाके चार्ज में क्रिएट हो जाता है। यानी बॉन्ड बनता है जब तो चार्ज खत्म हो जाता है, और जब बॉन्ड टूटता है तो चार्ज फिर से आ जाता है। तो बॉन्ड का बनने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी रिलीज हुआ, क्योंकि स्टेबल बना है, तो ये स्टेबल है, तो यहां से एनर्जी रिलीज होता है, और उसी रिलीज एनर्जी को हम नाम देते हैं लैटिस एनर्जी। यानी एक सोडियम जो है गैसियस फेज में और एक क्लोरीन जो है गैसियस फेज में जब कंबाइंड होके NaCl बनाता है सॉलिड फेज में और यहां से एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। हालांकि ये केमिकल बॉन्डिंग का टर्म है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ ये क्यों समझा दिया सब चीजें। तो यहाँ डेल्टा H क्या होगा, लैटिस एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव यानी एक्सोथर्मिक। यहाँ मैं तुम्हें इसलिए सब चीजें समझा दिया कि थोड़ा सा डेल्टा H के बारे में समझो कि क्या होता है डेल्टा H। तो डेल्टा H यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, बॉन्ड को तोड़ने में, सॉरी यहाँ पर तोड़ना नहीं है, यहाँ सॉलिड से गैस में लेके जा रहे हैं, तो गैस सॉलिड से लेकर गैस में जाएंगे तो एनर्जी तो देना पड़ेगा ना। अब गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं सोडियम से, तो एनर्जी तो देना पड़ेगा ना। अब इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने में तुमसे ये डेटा सभी कोई लेना देना नहीं है, ये सर कहां से आ गया, बस तुम ये डेल्टा H पे फोकस करो। तो बॉन्ड को तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी पॉजिटिव होता है। अब Cl से क्या बन गया, Cl-, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा H क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो तुम्हें बस डेल्टा H पे फोकस करना है, कहां डेल्टा H पॉजिटिव होता है, कहां डेल्टा H नेगेटिव होता है। अब यहां से जब ये दोनों बना तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो जाए। क्यों रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों परेशान हैं, दोनों मिलना चाह रहे हैं, तो दोनों प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और बॉन्ड चार्ज क्रिएट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड जब यहाँ बनता है तो बॉन्ड बनने का मतलब ये क्या है, स्टेबल है, और ये चीज स्टेबल होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। यानी जब ये दोनों परेशान होकर मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज कर देंगे, और उसी रिलीज एनर्जी को हम नाम देते हैं लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ये भी डेल्टा H का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। डेल्टा H ये भी निगेटिव होता है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर मैं तुम्हें टर्म ये समझाने की कोशिश किया हूं कि कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कैसे आता है वो हम तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे। बस तुम्हें यहां पर फोकस करना कि पॉजिटिव क्यों आया, नेगेटिव क्यों आया, पॉजिटिव क्यों आया, लैटिस एनर्जी थोड़ा सा क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल में गैसियस स्टेट में लाके क्या। और दूसरा बात यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, जो वैल्यू दिया जाता है वो 1 मोल के लिए डिसाइड होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। 1 मोल क्या होता है वो हम तुम्हें इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमें ज्यादा फोकस यहाँ पर इस पॉइंट पे करना है कि सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी समथिंग ये होता है, और गैसियस फेज से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। और ये जो आयोनेशन इंथैल्पी है या आयोनेशन एनर्जी है, उसका जो भी वैल्यू होता है, यानी डेल्टा H का जो भी वैल्यू होता है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। अब 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाऊंगा इसको।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। अब 1 मोल के लिए क्या होता है मैं उसको समझाऊंगा, और ये 1 मोल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इस बोर्ड पे जितना भी है राइट डाउन कर लो, और ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस डेल्टा एच कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है उस बारे में जानना है, और थोड़ा सा आयनेशन एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ध्यान रखना। लाइटिस एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ाएंगे और कैसे तरीके से लाइटिस एनर्जी जाना जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अभी लिख लो 2-3 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम NaCl बनाना है, तो NaCl बनाना है तो डेल्टा एच जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन, जो कि एक जो है कि एंडो है, एंडो है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। फिर आयनेशन एनर्जी पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आएगा, और लाइटिस एनर्जी नेगेटिव आएगा। तो सबको हमने साइन के साथ वैल्यू रख के पुट कर देना है, वही एनर्जी एक NaCl को बनाने में वो एनर्जी लगेगा। तो कल जो हमने आपको क्वेश्चन बोला था कि लिथियम से और Cl से माइनस बनाने में कितना एनर्जी लगा, तो यहाँ पर तुम एक चीज देखे होगे, ध्यान देना, एक चीज यहाँ पर कंसेप्ट है, तुम कल के क्वेश्चन पढ़ना। कल के क्वेश्चन में एक लास्ट में लाइन लिखा हुआ है कि Li और Cl को बॉन्ड बनाने वाला एनर्जी आपको कंसीडर नहीं करना है। लास्ट में कल वाला जो क्वेश्चन दिया था लिथियम और क्लोरीन वाला, उसे पढ़ना कि बॉन्ड फॉर्मेशन को नहीं लेना है। मैं पढ़ के तुम्हें बता दे रहा हूं कि उसमें लास्ट में लिखा क्या है। तो कल के जो क्वेश्चन में था वो लास्ट में ये लिखा हुआ था कि carried out at low pressure and resulting ions do not combine with each other. Resulting ions do not combine with each other, इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी कि जब ये दोनों बना होगा तो हम इसको कंबाइन करने वाला एनर्जी को नेग्लेक्ट मार रहे हैं, और ये जब दोनों कंबाइंड होंगे तो हम क्या बोलेंगे, लाइटिस एनर्जी, यानी तुम्हें वहां लाइटिस एनर्जी को कंसीडर नहीं करना है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कल के क्वेश्चन से इसको रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर कल के जो क्वेश्चन था वो ये था कि लिथियम से बन गया लिथियम प्लस और Cl से बन गया Cl माइनस, तो ये आयनेशन एनर्जी था और ये था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेल्टा एच तुम कैसे निकाले थे, आयनेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकाले थे या नहीं निकाले थे। लेकिन तुम सोचो कि जब दोनों एक ही कंटेनर में होंगे तो क्या ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो लिथियम प्लस गैसियस फेज में और Cl माइनस गैसियस फेज में जब दोनों मिल जाएंगे और दोनों एक ही कंटेनर में है तो क्या बन जाएंगे, LiCl, और ये सॉलिड बन जाएगा। बताओ इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, लाइटिस एनर्जी। तो तुमने तो लाइटिस एनर्जी लिए ही नहीं, तो क्यों नहीं लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आयंस आपस में कंबाइंड नहीं किए, मान के चलना है, यानी ये मान के चलना है कि तुम्हें लाइटिस एनर्जी नहीं लेना है। इसीलिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में ये लिखा है कि carried out at low pressure and resulting ions do not combine, resulting ions do not combine, अगर combined हो गया तो लाइटिस एनर्जी, तो उसको लाइटिस एनर्जी की वैल्यू देना पड़ेगा, हालांकि दिया नहीं है। तो अगर ये वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, तो अपने आप यहाँ नेगेटिव पुट कर देंगे, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए लास्ट में लाइन लिख दिया है कि वो रिजल्टिंग आयंस जो है वो आयंस रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग आयंस डू नॉट कंबाइन टू ईच अदर। अगर कर गए तो क्या होता, कर गए तो लाइटिस एनर्जी आता रहता, और लाइटिस एनर्जी अभी भी बताया मैंने, लाइटिस एनर्जी का वैल्यू उसने दिया नहीं है। अगर दे देता तो और क्वेश्चन सॉलिड बन जाता हमारा, मतलब परफेक्ट क्वेश्चन बनता। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट सारे स्टूडेंट, समझ में आ गया? ओके। होमवर्क में मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, होमवर्क डायरेक्ट तुम करो, लेवल 1 2 3 4 कंप्लीट कर लो, कुछ चीजें बाकी हो मैं बताता जाऊंगा। होमवर्क अपने आप मैं एक ही दिन बोल दूंगा कि डाउट बोलो, जैसे पिछले डे 1 डे 2 वाला बोला था। तो अब आते हैं थोड़ा मोल के बारे में सीखते हैं, क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना है, डेल्टा एच या आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब वैल्यू प्लस माइनस तो समझ में आ गया, और कितना हिट रिजल्टेंट कितना आएगा लॉस और गेन करने के बाद, मतलब प्लस माइनस करने के बाद क्या डेल्टा एच आएगा, डेल्टा एच रिजल्टेंट क्या आएगा, ये हमें समझ में आ गया।
कुछ नहीं है, डेल्टा एच रिजल्टेंट एक सिस्टम के अंदर कोई लॉस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, बराबर है, तो सबका सम कर दो। वहीं डेल्टा एच रिजल्टेंट तुम्हें बार बार बोल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी उसको चाहिए और किसी को गेन करने के लिए रिलीज कर रहा है, तो सबका सम कर दो। जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको प्लस ले लो, जो रिलीज कर रहा है उसको माइनस ले लो, सबका सम निकाल दो, हमारा आ जाएगा। अब बात हम समझते हैं आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। आयनेशन एनर्जी में एक चीज तुम्हें डिफिनेशन में देखना कि एक लिखा रहता है कि अब जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सोडियम गैस सॉलिड फेज से नहीं निकाला जाता है, सोडियम के गैसियस फेज से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, गैसियस फेज से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो डिफिनेशन में पढ़ना कि आयनेशन एनर्जी के डिफिनेशन में बोलता है कि एटम में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो गैसियस फेज में होना चाहिए, सॉलिड फेज में नको, तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं चलता है, ये नहीं चलता है। अब दूसरा ये बोलता है उसने, दूसरा ये बोलता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, वो लाइन बोलता है। अब आयनेशन एनर्जी का हम तुम्हें और मीनिंग समझा रहे हैं डेप्थ में कि 1 मोल का मतलब क्या हुआ। अब मान लो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और डेल्टा एच मान लो हमने बोल दिया कि 0.5 जूल लग गया, 0.5 जूल लग गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब यहां से यहां जाने में आयनेशन एनर्जी जो है वो 0.5 है, आयनेशन एंथैल्पी 0.5 है। क्या एक इलेक्ट्रॉन को, एक एटम को पकड़ा होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा और उसका एनर्जी लगा होगा? नहीं, ध्यान से समझना। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हमने अगर बोला, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमने बोला कि क्लास का आयनेशन एनर्जी जो है, यानी इनको इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने में 50 जूल लग रहा है, हमने बोला कि इस क्लास का, चलो 11 क्लास का आयनेशन एनर्जी 50 जूल है, तो क्या एक स्टूडेंट का 50 जूल होगा? नहीं, उस क्लास का है। क्लास बोले तो मान लो उसमें 100 स्ट्रेंथ है, तो 100 स्टूडेंट का अब एक स्टूडेंट को निकालने में एनर्जी, दूसरे को निकालने में एनर्जी, तीसरे को निकालने में एनर्जी, करते करते 100 स्टूडेंट का एनर्जी 50 जूल है। तो आयनेशन एनर्जी जो होता है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, यानी कोई एक नंबर है उसके लिए डिफाइन होता है। जैसे हमने क्लास में बोला कि आयनेशन एनर्जी 50 जूल है, तो एक के लिए मत सोच लेना, अब ये एक एटम के लिए मत सोच लेना कि एक एटम का ये वैल्यू है, नहीं, किसी एक नंबर के लिए वैल्यू है। हमने बोला कि एक डजन में 12 होता है। अब 12 कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, कोई पेन हो जाए, पेंसिल हो जाए, बुक हो जाए, कोई भी क्वांटिटी हो जाए। तो कहने का मतलब है कि हमने एक डिफाइन किया है चीजें कि 12 को हम एक ही डजन बोलेंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, हर जगह 12 को एक ही डजन बोला जाता है, ये डिफाइन हो गया है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में अब इतने छोटे छोटे एटम्स हैं, उनको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया है, जैसे मान लो कंटेनर है, अब इसमें सोडियम के एटम है, बहुत सारे एटम है, अब एक को पकड़ के थोड़े बैठ जाएंगे कि लो सोडियम हम पकड़ लिए तुम्हें, अब चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक कंटेनर में बहुत सारा सोडियम है, मान लो हमने गैसियस फेज में ला दिया उसको, बहुत सारा सोडियम है। अब इसको क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया, 6.023 इंटू 10⁻23 एक नंबर लिया गया है, यानी इतना अगर पार्टिकल्स है, यानी सोडियम हो सकता है, आयंस हो सकता है, तो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको 1 मोल बोल दिया जाता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में 1 मोल बोल दिया जाता है, जिसे 12 को 1 डजन बोल दिया जाता है। उसी तरह से केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इतने पार्टिकल्स को 1 मोल के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और इसको बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि ये नंबर जो है एवोगाड्रो साइंटिस्ट का नाम है, उन्हें निकाल के दिया है। और तुम बोलोगे सर 12 क्यों आया, 12 एक डजन में 12 क्यों होता है? ये मान लिया गया है सर 1 मोल में इतना ही क्यों होता है, तो हम बोलेंगे तुमसे कि 1 डजन में 12 ही क्यों होता है, तो तुम बोलोगे ना कि मान लिया गया है, एजम्पशन है, या सब मानते, हमने भी माना है। किसी ने 13 बोलते क्या? नहीं बोलते, 12 फिक्स कर दिया गया। उसी तरह से केमिस्ट्री में इस पार्टिकल्स को फिक्स कर दिया गया और 1 मोल बोला जाता है, बराबर है।
तो 1 मोल में याद रखना इतना पार्टिकल्स होता है, बराबर है। अब ध्यान से सुनना, हम बोलते हैं कार्बन का मास जो होता है वो 12 ग्राम होता है, बोलते हैं ना। सोचो एक कार्बन का मास 12 ग्राम होगा क्या? हम बोलते हैं ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है। सोच के देखो कि ऑक्सीजन जो हवा में उड़ रहा है उसका एक का मास 16 ग्राम होगा क्या? तो बैठ जाएगा नीचे, तो हवा में कैसे तैरेगा वो? क्या एक एटम का मास 16 ग्राम है? एक एटम का मास 16 ग्राम है। अगर एक एटम होता तो ऑक्सीजन का मतलब होता है 32, 16 और 16 32 ग्राम। 32 ग्राम एक का मास 32 ग्राम है, फिर तो बैठ जाता नीचे। 32 ग्राम का मतलब बहुत होता है। गोल्ड 100 ग्राम 100 ये 10 1 तोला, अब ये 32 ग्राम है। 10 ग्राम में 1 तोला होता है, 3 तोले के बराबर है। 3 तोला मतलब बैठ जाएगा नीचे। ध्यान देना, ये जो मोलर मास डिफाइन होता है, मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, तो मोलर मास जो होता है, क्योंकि हमारा भी न्यूमेरिकल्स पर्पस से बनाना, मोलर मास जो होता है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, और 1 मोल में इतना नंबर होते हैं। एवोगाड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। Na मतलब सोडियम, मत समझ जाना। यानी कार्बन का मास 12 ग्राम है, इसका मतलब ये नहीं कि एक कार्बन का मास है, इतना संख्या है, उन सबको पकड़ पकड़ के ऐड करके तब मास 12 ग्राम आया होगा। ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, यानी कि ये 1 मोल का मास है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है, 1 मोल कार्बन एटम का मास है, यानी 1 मोल बोले तो इतना नंबर जो है उनको पकड़ पकड़ के सबका मास ऐड किया गया होगा, तब 16 ग्राम आया होगा। यानी जो मोलर मास होता है वो नाम भी है मोलर मास, मोल से रिलेटेड है। तो मोलर मास मतलब 1 मोल के लिए होता है। इतना ही रहने देते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज मिलीमोल? मिलीमोल, मिलीमोल मतलब 1 मोल में एक केजी में कितना, 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। मिलीलीटर, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर होता है ना। उसी तरह से 1 मोल में 1000 मिलीमोल होता है। समझ में आ गया भंडारे? 1 लीटर में 100 मिलीलीटर, उसी तरह से 1 मोल में 1000, यानी उसका छोटा वर्जन है। चलो आगे कल पढ़ाएंगे, अभी इतना लिख लो, क्योंकि मोल पे बढ़ा के तब तुम्हें न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट तुम्हारा होमवर्क करते रहो अपना।